हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं आलोक श्रीवास्तव फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप ही के लिए तैयार किया गया है और जब तक ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं है तब तक ये इसका शेड्यूल रहेगा। और आप देखिएगा कि जो भी सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें शेड्यूल वाइज मिल रही हैं। और इंग्लिश का जो सेशन था उसमें बेसिकली इट इज़ फॉर एसएससी, CHSL में CGL में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट था मैंने इससे पहले जो वीडियोस थे उसमें स्टडी किया था, आपसे शेयर किया था। और आज का जो सेशन है वो आपका नाउन पर है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें से सबसे पहले जो है वो नाउन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप भी जानते हैं कि नाउन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने क्लास फर्स्ट से अब तक भी पढ़ा है। तो आप कह सकते हैं कि क्लास फर्स्ट में भी नाउन पढ़ा है, हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ा है और ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है आपने। और कहीं ना कहीं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसमें भी नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता है वैसे वैसे इसमें सिर्फ क्या होता है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है वो इम्प्रूव करते जाते हैं, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इम्प्रूव करते जाते हैं। और इसमें क्वेश्चंस किस तरीके आते हैं ये आपको देखना होगा। और पहले एक बार हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। देखिए, जो आपकी पढ़ाई है उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस का सेशन होगा कि उस पर बेस किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछते हैं, मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप उसको ईजिली उसका आंसर दे सकें। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको वहाँ पर लिखना तो नहीं है, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव स्टाइल नहीं होता, ऑब्जेक्टिव स्टाइल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। उसमें एक सेंटेंस लिखा होता है और आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक जो होता है वो सेलेक्ट करना होता है। जब आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना। और सेंटेंस वाइज अगर आप पढ़ेंगे, यानी कि सेंटेंस का मतलब आप जितना भी एग्ज़ाम की जितने भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए नाउन की बात करें तो नाउन पर कभी भी वहाँ पर ना तो डेफिनेशन पूछेंगे ना वो आपसे एग्जाम्पल्स पूछेंगे। अल्टीमेटली जो भी आपका वहाँ पर नॉलेज चेक होगी वो एक सेंटेंस पर बेस्ड होती है, आप कितनी ही पढ़ाई कर लें। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें कॉमन एरर का भी आप देखें तो एक सेंटेंस दिया होगा, या इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस आता है उसमें भी एक सेंटेंस दिया होता है, या तीसरा क्वेश्चन आता है फिलर्स का, जिसको फिल इन द ब्लैंक्स आप कहते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन ही आएगा आपके पास एक सेंटेंस के फॉर्म में। तो मेरा कहने का जस्ट आई वांट टू से दैट कि इफ़ यू वांट टू score more and more, first of all you have to know the concept and after that you should practice on that particular concept। क्योंकि जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं उस सेंटेंसेस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा चुके हैं, जिसको आप कहते हैं कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होता है कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हमें यहीं पर हिट करना है और यहीं से हमें स्कोर करना है। ठीक है, तो चलिए आज से जो फर्स्ट ऑफ टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच में, पहला जो टॉपिक है आपका, जैसे हम लोग उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि आपका जो इंग्लिश का ग्रामर का सिलेबस होता है वो 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड है। आप सबको पता है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दूसरा वोकेबलरी है और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको आप रीडिंग भी कहते हैं, यानी कि पैसेज आता है उस पर आंसर करने होते हैं। तो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट आज शुरू किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जैसा आप सबको पता है ये 8 होती हैं और उनमें से फर्स्ट टुडे वी विल डिस्कस नाउन। उनमें से जो पहला है वो नाउन है, इसको हमें डिस्कस करना है आज। आप सब जानते हैं कि नाउन जिससे भी आप पूछें बहुत ही आसानी से जवाब मिलेगा कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। या बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड अ नाउन, यानी कि हर एक वो शब्द जिसका आप एक नाम लेते हैं वो एक प्रकार का नाउन होगा। इसको आगे चल करके अभी और डिफाइन करते हैं। जहाँ तक बात करते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि एनी पर्सन और प्लेस, यानी कि पर्सन और प्लेस तक तो चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन जैसे ही उसमें थिंग्स जुड़ती हैं, चीज़ें, तो फिर ये नाउन बहुत ही आपके लिए बहुत ही वास्ट हो जाता है। यानी कि इसका दायरा जो सीमित था वो असीमित हो जाता है। कहने का मतलब आप दुनिया में जिस चीज़ का भी एक नाम लेते हैं कहीं ना कहीं वो एक प्रकार का नाउन ही होगा, और ये आपको समझना होगा कि वो किस प्रकार का नाउन है। क्योंकि समटाइम्स कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें काइंड्स ऑफ नाउन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन की अगर बात करें तो एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। सबसे आसान डेफिनेशन यही है कि एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। और फिर इसको डिस्कस कर देंगे काइंड्स ऑफ नाउन।
काइंड्स ऑफ नाउन। फाइन। जैसा आप सबको पता है कि काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो आपने बचपन क्लास फर्स्ट से जब से इंग्लिश पढ़ी होगी तब से पढ़ाया गया होगा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नेमली अगर नाम से आप लिखें तो फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन, थर्ड वन इज़ कलेक्टिव नाउन, fourth is abstract noun, and fifth one is material noun. देख लीजिए एक बार। so far as kinds of nouns is concerned, first proper, common, collective, abstract और material। नाम से जैसे आप सब जानते हैं और किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि ये क्या होते हैं। आज इसको डिस्कस करेंगे कि डे टू डे लाइफ में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नाउन है, किस प्रकार का है। तो इसके लिए अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल अप्रोच अप्लाई करेंगे, व्यवहारिक तरीके से पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाउन, यहाँ पर मान लिया मैं लिख देता हूँ विराट कोहली, ठीक, ये अमिताभ बच्चन आपने लिख दिया, फाइन। या जिस शहर में आप हैं, बाराबंकी मान लिया, बीवी के शॉर्ट में लिखते हैं आप, तो विराट कोहली हो गया या अमिताभ बच्चन या बाराबंकी हो गया। अब ये क्या है, पर्टिकुलर जब हम किसी व्यक्ति को उसके नाम से पुकारते हैं या बुलाते हैं या लिखते हैं या संबोधित करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन, है ना। ऐसे ही बाराबंकी, बाराबंकी क्या एक शहर का नाम है। अब बात करते हैं कि अगर इसके नीचे विराट कोहली के नीचे अगर लिख दिया जाए क्या, प्लेयर, और अमिताभ बच्चन के नीचे लिख दें आप एक्टर, और बाराबंकी के नीचे लिख दें आप सिटी, सही है। तो अब क्या होगा, अब प्लेयर क्या है, प्लेयर दुनिया का कोई भी खिलाड़ी हो सकता है। तो यहाँ पर प्लेयर जब आप कहते हैं, व्हेन यू से प्लेयर, ही इज़ अ प्लेयर, तो प्लेयर का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप विराट कोहली की बात कर रहे हो, वहाँ पर प्लेयर का मतलब दुनिया का कोई भी खिलाड़ी आ सकता है, यानी कि ये कौन, ये कॉमन नाउन हो जाएगा आपका। ऐसे ही जब आप अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ही इज़ अ गुड एक्टर, तो सही है, लेकिन जब आप कहते हैं कि ही इज़ एन एक्टर, तो एक्टर का मतलब कलाकार होता है, कोई भी कलाकार आ सकता है इसमें। और ऐसे ही बाराबंकी, जब अगर आपने बाराबंकी शहर का नाम लिया तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब आप कहते हैं कि सिटी या शहर, तो शहर या सिटी जो है वो कॉमन नाउन है ना। और जब आप उसको पर्टिकुलर उसके नाम से पुकारते हैं, इसीलिए देखिए इसका नाम ही है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है पर्टिकुलर, ख़ास, है ना। और ये कॉमन का मतलब हिंदी में इसको आप कह सकते हैं आम। तो जो चीज़ कॉमन होती है उसके लिए आप प्लेयर, एक्टर या सिटी का यूज़ करते हैं, लेकिन जब आपको ये बताना हो कि वो पर्टिकुलर किसी एक खिलाड़ी की बात हो रही है, जैसे आपने कहा विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, है ना, या महेंद्र सिंह धोनी, तो ये आपके प्रॉपर नाउन्स में आ जाएंगे। और जब आप इसको प्लेयर, एक्टर या सिटी कहेंगे तो ये कॉमन नाउन्स में हो जाएंगे, फाइन। कलेक्टिव की बात करें शॉर्ट में, कलेक्टिव जैसा आप सबको पता है, कलेक्टिव शब्द बना है किससे, कलेक्शन से, ठीक है। कलेक्शन का क्या मतलब होता है, समूह, कहीं पर जमा होना या इकट्ठा होना। तो आप कह सकते हैं कि जब बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारी वस्तुएं मिल करके एक समूह का निर्माण करते हैं और वो जो समूह है वो पर्टिकुलर एक यूनिट के रूप में काम करता है। इसमें ख़ास बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि बहुत से लोग अगर एक जगह पर इकट्ठा हैं तो वो सारे कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देनी होगी कि कलेक्टिव नाउन वही हो सकता है जब वो एक यूनिट के रूप में परफॉर्म करता हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेयर्स का ही ले लेते हैं। अब अगर यहाँ पर हम 11 प्लेयर्स की बात करें और उनको एक टीम के रूप में संगठित कर दिया गया हो, तो ये टीम क्या है, एक यूनिट बन जाएगी ना आपकी। तो ये टीम जो है आपके लिए, आप जो कह सकते हैं कि ये आपका कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है या एग्जाम्पल है, ठीक। ऐसे ही आप देखिए बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, आर्मी बन जाती है। कई सारे जज होते हैं वो एक ज्यूरी बना देते हैं, हाँ। ऐसे ही जो ऑडियंस होता है, कई सारे दर्शक जब किसी चीज़ को देखने के लिए एक जगह जमा होते हैं, तो जिसको आप ऑडियंस कहते हैं इंग्लिश में, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, आपका कॉमन नाउन का, कलेक्टिव नाउन का है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन आर दोज नाउन्स इन विच देयर आर नंबर ऑफ पीपल, पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स वर्क्स एज अ यूनिट, यानी कि वो एक इकाई के रूप में काम करते हों, यूनाइटेड हों, संगठित दिखाया गया हो,
जिसमें कई सारे लोग तो हैं। जैसे आप टीम की बात करें तो टीम में कोई अकेला बंदा नहीं होता है, आप भी जानते हैं कि टीम में कई सारे लोग, यानी लोग का मतलब कई सारे प्लेयर्स मिलकर के एक टीम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ऐसे ही आर्मी हो गया, ज्यूरी हो गया और ऑडियंस हो गया। फाइन, अब बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। यहाँ तक समझ में आ गई। मैं अब करता हूँ, फिर बाकी ऊपर लिखना ताकि आपको दिखाई पड़े साफ साफ। चलिए, फोर्थ था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट जैसा हिंदी में आप कहते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी कि आप देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो पर्सन और प्लेस की तो बात हो गई, जैसे आपने अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, बाराबंकी, टीम या ज्यूरी की बात कर ली। लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात आती है तो इसमें जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है। इसमें आपने हिंदी में ही पढ़ा होगा कि भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। आप इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कि दोज नाउन्स नाइदर वी कैन टच नॉर वी कैन सी बट ओनली फील देम, यानी कि वी ओनली फील का मतलब उन्हें अनुभव महसूस करते हैं आप। उसके आधार पर आप जिस प्रकार का नाउन होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड यहाँ पर लिखा ऑनेस्टी, एक वर्ड और लिख देते हैं आपके लिए पॉवर्टी, काइंडनेस, हैप्पीनेस। ऑनेस्टी, पॉवर्टी, काइंडनेस, हैप्पीनेस। अब बात करें, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, पॉवर्टी गरीबी, काइंडनेस दयालुता और हैप्पीनेस खुशी। अब इनमें से आपसे अगर कोई 4 नाउन जो मैंने एग्जांपल दिए हैं और आपसे कहें कि बताइए क्या आपने ईमानदारी देखा है या देखी है गरीबी, तो जनरली क्या होगा, इसका आंसर नेगेटिव आएगा कि आप इसे महसूस करते हैं। जैसे आपने कहा कि ही इज़ हैप्पी, वह खुश तो है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि ही इज़ हैप्पी। लेकिन जब आप कहते हैं ही हैज़ हैप्पीनेस, तो ये जो खुशी है जो उस व्यक्ति के अंदर है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगी, ना तो आप इसे देख सकते हैं ना ही आप छू सकते हैं। लेकिन आप उस इंसान को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो खुश है। या किसी गरीब व्यक्ति को, जैसे आपने कहा ही इज़ अ पुअर मैन, तो पुअर तो नाउन हो गया, दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उसकी पॉवर्टी है, गरीबी, ये आपको उसके रहन सहन से, उसके व्यवहार से पता चलता है कि वो गरीब है। ऐसे ही ऑनेस्टी, आप कहते हैं कि वो ईमानदार आदमी है और बहुत ही ईमानदारी से काम करता है। लेकिन जब आप फिर बात करते हैं कि ईमानदारी भी एक प्रकार का नाउन है, लेकिन दैट इज़ नॉट विजिबल इन फॉर्म, है ना, तो उस केस में आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो संज्ञा होती है, मतलब जो संज्ञा है, इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ऐसे नाउन जिनको हम अनुभव के आधार पर महसूस करते हैं लेकिन ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है। और इसमें मेनली क्या होता है, क्वालिटीज़ आती हैं। जैसे ऑनेस्टी एक प्रकार की क्वालिटी हो गई आपकी, ठीक। और इसमें एक और है स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था। क्वालिटी और स्टेट की अगर बात करें, और इमोशंस भी आते हैं, फीलिंग्स भी हैं, वो भी इसी प्रकार के नाउन्स में आएंगी। इमोशंस हो गया, ये आपकी जो फीलिंग्स होती हैं। अब स्टेट का मतलब, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश में एक वर्ड होता है चाइल्डहुड, है ना। अब चाइल्डहुड का मतलब हिंदी में होता है बचपन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बचपन को कैसे देख पाएंगे आप, नहीं, ना तो देख पाएंगे ना छू पाएंगे। लेकिन आप ये कहते हैं कि वो बच्चा है और उसके अंदर बचपना है, यानी कि उस जो चाइल्डहुड है उसका जो नेचर है काम करने का, यानी कि बात करने का, बोलने का, चलने का, इससे आपको अंदाज़ा लगता है कि ये चाइल्डहुड स्टेट में है, यानी कि अवस्था में है। ऐसे ही यूथ लिखा हो, मान लीजिए युवावस्था, है ना, या ओल्ड एज लिखा हो, ओल्ड एज, या आपने पढ़ा होगा ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, मदरहुड, ये सब होता है। तो जहाँ पर भी हुड लगा होता है वो एक प्रकार की अवस्था को दिखाता है, लेकिन नाउन ये आएगा एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। ब्रदरहुड मतलब जैसे भाईचारा होता है, ठीक है, या मदरहुड, मातृत्व की बात करते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, जिसमें आप देखिए या तो क्वालिटी की बात हो रही है, या इमोशंस की बात हो रही है, या फीलिंग्स की बात होगी, या अवस्था स्टेट आप बताएंगे, तो दीज नाउन्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फाइन, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए।
अब बात करते हैं लास्ट ऑफ टुडे नाउन जो आपका है फिफ्थ वन। एब्स्ट्रैक्ट के बाद नंबर 5 है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, फाइन। चलिए, हिंदी में इस पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं आप इसको, और इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहेंगे। मटेरियल नाउन की अगर बात करें तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग कैसे। अब देखिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल से पूछा, बताइए इसमें कौन सा मटेरियल नाउन है और कौन सा दूसरा नाउन है। रिंग, गोल्ड, रिंग हो गया, गोल्ड हो गया, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेयर और यहाँ पर लिखा है वुड। यहाँ पे लिखा है अपने, चलिए मैं इधर पहले वो कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा है अपने स्पून और यहाँ पर लिखा हुआ है सिल्वर, फाइन। तो रिंग है, गोल्ड है, चेयर है, वुड है, स्पून है, सिल्वर है, फाइन। अब अगर आपसे पूछें मटेरियल नाउन्स में तो आप किसको मानेंगे, रिंग को मानेंगे या गोल्ड को? ऐसे ही चेयर और वुड में बताना है आपको और स्पून और सिल्वर में बताना है। पदार्थवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन जिसको कहते हैं आप इंग्लिश में। देखिए, मटेरियल नाउन की जो डेफिनेशन है बहुत ही, थोड़ा सा उसमें एक पॉइंट है जो टेक्निकल है, आप उसको देखिएगा कि मटेरियल नाउन्स आर दोज नाउन्स बाय विच वी कैन मेक अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि पदार्थवाचक संज्ञा वो होते हैं जिससे हम किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करते हैं। हिंदी में आप वस्तु और इंग्लिश में आप उसे प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिखे थे इसमें अगर आप देखें तो रिंग क्या है, रिंग एक ऑब्जेक्ट है, या आप इसको कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। रिंग, चेयर और स्पून, और ये मटेरियल है आपका कौन भाई। आप गोल्ड से रिंग यानी कि अंगूठी बनती है, तो अंगूठी क्या हुई, अंगूठी आपका प्रोडक्ट हुआ, गोल्ड क्या मटेरियल हो गया। ऐसे ही जो चेयर है, चेयर क्या प्रोडक्ट है, और ये वुड और आयरन यानी कि वुड और आयरन जो है वो आपका मटेरियल यूज होता है इसको बनाने में, तो ये चेयर क्या हो गया आपका, ये प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए ये कोई स्पून है और ये किसका बना हुआ है, सिल्वर का, चांदी का, तो चांदी यानी कि सिल्वर यहाँ मटेरियल की तरह काम करेगा। तो आप ये मान के चलिए कि मटेरियल नाउन की जब आप डेफिनेशन करें, या मान लीजिए आपको कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें काइंड्स ऑफ नाउन में आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार का नाउन है, तो याद रखिएगा गोल्ड, वुड और सिल्वर यानी कि जो मटेरियल नाउन होंगे जिनसे किसी दूसरी वस्तु का हम निर्माण करते हैं, और इधर की तरफ अगर प्रोडक्ट लिखा होगा जैसे रिंग है, चेयर है, स्पून है, तो ये आपके मटेरियल नाउन्स में नहीं आएंगे, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मटेरियल नाउन्स आर दोज नाउन्स बाय विच वी कैन मेक अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिससे हम किसी दूसरी वस्तु का निर्माण कर पाते हों, उसे कहते हैं आप। इसमें कभी कंफ्यूजन ना रखिएगा, क्योंकि इससे जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो बेसिक इंग्लिश में आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका कहाँ पे कि आप किस प्रकार के नाउन होते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में। अब इसमें एक आध चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आयर में पूछे जाते हैं, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्वेश्चन बनता है ये वाला, देखिएगा कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। फाइन, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। एक और देखिए कि जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। अब देखिए आपके एसएससी जो सीजीएल या सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हैं फॉर दोज कैंडिडेट्स, ये क्वेश्चन है जो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है और अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब इस सेंटेंस में अगर आपसे कोई पूछे बताइए कहाँ पर गलती है, तो क्या बताएंगे, बताइए, कमेंट करिए बॉक्स में कि ये सेंटेंस में अगर आपको लगता है कि किस पार्ट में गलती है, या नहीं भी है, हो सकता है नो एरर का भी एक ऑप्शन रहता है उसमें। देखिए जनरली होता क्या है कि एक रूल अभी आपने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन जो होता है
जनरली प्रॉपर नाउन को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए या शुरुआत में आए या अंत में आए। देखिए के कैपिटल है, एस कैपिटल है और आई कैपिटल है, एक ये रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि जनरली प्रॉपर नाउन से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना दा आएगा। देखिए इससे पहले कोई आर्टिकल, कालिदास से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, इंडिया से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन ये जो शेक्सपियर लिखा है इससे पहले आर्टिकल दा का आपने यूज़ किया है। ऐसे ही यहाँ पर जयपुर आपका प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन रोम भी प्रॉपर नाउन है और आपने आर्टिकल द यूज़ किया है। नाउ माय क्वेश्चन इज इट राइट और रॉन्ग? ये सही है या गलत है? प्लीज रिप्लाई। यहाँ पर शेक्सपियर से पहले द और यहाँ पर रोम से पहले द, क्या ये दोनों सही हैं या गलत? कमेंट करके बॉक्स में बताइएगा, इज इट करेक्ट या इनकरेक्ट। ठीक, चलिए अब इसमें जो आपने पढ़ा होगा, जनरली क्या होता है कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, दिस इज़ द बेसिक रूल। लेकिन आपको पता है कि कुछ रूल के उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, या आप कह लीजिए कि नहीं स्पेशल कंडीशन में वो चेंज भी हो जाता है। वही स्पेशल कंडीशन ये है, वो ये कि यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, जयपुर भारत का रोम है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हम शेक्सपियर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेक्सपियर के अंदर जो क्वालिटी है, जो उसके अंदर लिखने का गुण है। यानी कि शेक्सपियर बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हुए हैं, आपको ही पता है, और हिंदुस्तान में कालिदास उन्हीं के मुकाबले हुए हैं। ऐसे ही रोम क्यों, ऐसे इटली, रोम बहुत ही फेमस शहर है, और आपको पता है पूरी दुनिया में रोम जो है वो अपनी ब्यूटी यानी सुंदरता के लिए जाना जाता है, खूबसूरती। तो यहाँ पर आपने शेक्सपियर का और रोम का इस्तेमाल एज अ प्रॉपर नाउन नहीं किया है। आपने थोड़ा सा ध्यान दें, अभी मैंने जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन नाउन बढ़ाया था, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो क्वालिटी या ब्यूटी है, मान लीजिए ये किस प्रकार का नाउन होगा, बताइए। जैसे शेक्सपियर के अंदर लिखने की कला है, तो जो उनका लिखने का गुण है, जो राइटिंग एबिलिटी है, राइटिंग स्किल्स है, ऐसे ही जो रोम है, रोम के अंदर जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, तो वो किस प्रकार का नाउन होगा पता है? ये नाउन होगा एब्स्ट्रैक्ट। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और ब्यूटी की बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तब आप इससे पहले दा लगा सकते हैं। तो अब इसका बेसिक रूल समझ लिए या कॉन्सेप्ट समझ लिए, वो है क्या? मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा कि जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, दिस इज अ रूल, बट अगर प्रॉपर नाउन को उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, तो उससे पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जो प्रॉपर नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में परिवर्तित हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट चेंजेस इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन? प्रॉपर नाउन। अगर आप शेक्सपियर कहेंगे तब तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन द शेक्सपियर कहते ही वो प्रॉपर नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ऐसे ही अगर खाली रोम लिखा होगा, दैट इज अ प्रॉपर नाउन, बट व्हेन वी प्लेस आर्टिकल द बिफोर इट, इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ऑल करेक्ट है दोनों। यानी कि अगर इस तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं तो उसमें जो नो एरर का ऑप्शन है आप उसी को टिक करिएगा, है ना। चलिए, प्रॉपर नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं मैंने डिस्कस किया आपसे कि जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, बट इन स्पेशल केस वी कैन यूज। और वो स्पेशल केस कौन सा है? जब आप प्रॉपर नाउन को उसके क्वालिटी यानी कि गुण या दोष की वजह से उदाहरण के तौर पर उस सेंटेंस में यूज करते हैं, देन वी कैन प्लेस आर्टिकल द बिफोर देम। चलिए, ये एक प्रॉपर नाउन से क्वेश्चन हो गया। अब जो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है इसको देखिए, कलेक्टिव नाउन से। चलिए एक सेंटेंस लिख करके मैं आपको पूछता हूँ। जैसे लिखा है, द टीम इज प्लेइंग वेल टुडे।
सेकेंड, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द मैटर ऑफ कैप्टेंसी। द टीम आर डिवाइडेड ओवर द मैटर ऑफ कैप्टेंसी। नाउ आप देखिए दोनों सेंटेंस में द टीम मानी टीम यहाँ भी है और टीम यहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में है, और आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर देखिए इज आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस फॉर्म में यूज़ किया है, सिंगुलर। करेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखिए द टीम यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है आर, और आपको पता है आर जो है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करना चाहेंगे या प्लूरल, या दोनों ही यूज़ कर सकते हैं? बताइए, कमेंट करिएगा। सिंगुलर या प्लूरल या बोथ, दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है आपके पास, सिंगुलर, प्लूरल या बोथ। सिंगुलर, प्लूरल या बोथ। सिंगुलर, प्लूरल या बोथ, ये बताइएगा कि कलेक्टिव नाउन यहाँ पर किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर टीम है वो सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको सिंगुलर माना है, किसको? द टीम को। तभी तो ये सिंगुलर यूं है क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टीम ने मिल करके जो है वो एक बेहतरीन उसी से स्कोर किया है। सब ने मिल करके, यानी कि 11 खिलाड़ी हैं तो उन्होंने सम्मिलित रूप से यूनाइटेडली, यानी कि यहाँ पर टीम क्या है, एक यूनिट के रूप में है, यूनाइटेड है, या इसको आप कह देते हैं यूनिट के फॉर्म में। तो अगर कलेक्टिव नाउन जो होता है वो संगठित रूप से यूनिट के फॉर्म में उसे प्रस्तुत किया गया हो सेंटेंस में, तब इसे सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए द टीम आर डिवाइडेड ओवर द मैटर ऑफ कैप्टेंसी, मतलब वही टीम थी लेकिन अब वो बढ़ गई है, स्प्लिट। ठीक, अगर वो स्प्लिट कर गया है यानी कि ये डिवाइड हो गई है, ठीक है, डिवाइडेड है, जिसको आप इंग्लिश में स्प्लिट भी कह सकते हैं। आप देखिए स्प्लिट ऐसी होता है ना, जिसकी इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दो होती हैं। तो इंडोर यूनिट बाहर होती है, इंडोर यूनिट आपके घर पे होती है। तो जो कोई स्प्लिट कर जाए या डिवाइड कर जाए तब वहाँ पर ये मानते हैं कि ये सब्जेक्ट कैसा हो गया आपका, इसे प्लूरल मानते हैं, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे यूज़ करते हैं आप, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब इसको ध्यान रखिएगा, ये जो टीम है ये इसका नाम बदल जाता है। ये तो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, कौन सा, ये वाला जो टीम है, इसको आप इंग्लिश में ग्रामर की भाषा में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन ये जो टीम है चूंकि ये डिवाइडेड हो गई है, इसका नाम बदल के पता क्या हो जाता है, इसे आप इंग्लिश में कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। फाइन। मल्टी, जैसा आप सबको पता है कि मल्टी का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा, तो ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि एक ही नाउन को आपने दो तरीके से यूज़ किया, मतलब दो तरीके से, मतलब एक जगह वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया है और दूसरी जगह उसको आपने मल्टीट्यूड यानी कि प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है। तो ये डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में वो यूनाइटेड है या डिवाइडेड है। बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। तो कलेक्टिव नाउन याद रखिएगा, अगर सेंटेंस लिखा है कलेक्टिव नाउन का तो उसमें दो बातें याद रखिएगा। क्या? पहला कि उसको अगर एक दिखाया गया हो यूनाइटेड, तब सिंगुलर वर्ब यूज़ करिएगा, और अगर दो दिखाया गया हो यानी कि दो का मतलब डिवाइडेड, तो उसे आप प्लूरल फॉर्म में यूज़ करिएगा। इस तरीके से आपको करना है। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। एक होता है मेड ऑफ और एक होता है मेड फ्रॉम। जैसे दिस रिंग इज
मेड डैश गोल्ड, और दूसरा है आपका दिस स्वीट इज मेड डैश मिल्क। नहीं समझे? अब इन दोनों सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर दिस रिंग इज मेड ऑफ और मेड फ्रॉम क्या होना चाहिए? दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, और दूसरे में फ्रॉम, दिस फ्रॉम मिल्क। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऑन विच बेसिस, कैसे हम इसमें ऑफ या फ्रॉम लगाएं। तो याद रखिएगा कि जिस मटेरियल से आप वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और अगर ये उसमें विजिबल फॉर्म में है तो ऑफ आएगा। दूसरा, जिस मटेरियल से आपने उस प्रोडक्ट को बनाया है, इस प्रोडक्ट को, और इसमें ये इनविजिबल फॉर्म में है, इनविजिबल, तो यहाँ पर फ्रॉम है। जैसे आप जब सोने की अंगूठी बनाते हैं तो उसमें सोना जो है वो विजिबल फॉर्म में होता है, दैट इज़ वाई वी यूज़ मेड ऑफ, ठीक है। लेकिन वो जो दूध से आपने मिठाई बनाई है तो मिठाई बनने के बाद वो दूध आपको विजिबल फॉर्म में नहीं होगा, यानी वो इनविजिबल फॉर्म में है, तो वहाँ पर मेड फ्रॉम आएगा। तो इंग्लिश में मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का कॉन्सेप्ट, और ये मटेरियल नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आता है जो प्रीपोजिशन पे बेस्ड होता है। फाइन। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास थी वो अभी नाउन पर बेस्ड थी, काइंड्स ऑफ नाउन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाउन के नंबर्स पर आएंगे, फिर हम लोग केस पढ़ेंगे, फिर जेंडर पढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इस पर बेस्ड आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और अपने फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो तो टाइप करके भेजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नाउन के केस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।